I have selected some basic topics for today's discussion. These are the topics: homeopathy as a science and art, logic, mission of physician, ideal cure, knowledge of physician, vital force, its quality and functions, health, disease, why we fall ill, cure in homeopathy, actions of medicines, and causes of diseases. Let's take one by one. Homeopathy is a science as well as an art. It is considered as a science because it has an organized body of knowledge which contains certain universal truth. और ये ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज क्या है? ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, मैथमेटिका प्योरा, chronic diseases. ठीक है? It is called an art because application of this requires certain skills which are personal possessions of person dealing with it. कहने का मतलब है कि अगर ये डिपेंड करता है उस पर्सन की क्वालिटी पे, उसकी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि वो कैसे अप्लाई कर सकता है इसको. तो साइंस प्रोवाइड्स द नॉलेज. साइंस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करती है. आर्ट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज एंड स्किल्स. आप कैसे उसको अप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है. इसीलिए हम बोलते हैं होम्योपैथी नेवर फेल्स, इट इज द होम्योपैथ हु फेल्स. अब इसको समझने के लिए हमें लॉजिक भी थोड़ा समझना चाहिए. लॉजिक इज द साइंस ऑफ रीजनिंग. लॉजिक की डेफिनेशन क्या है? A science that deals with the principles and criteria of validity of inferences and demonstrations. There are two types of logic used in homeopathy. First is inductive logic. Second is deductive logic. Inductive logic is the process of drawing a conclusion by observing a pattern in specific cases. बहुत सारी ऑब्जर्वेशन से हमने एक कंक्लूजन पे आ गए. भाई चाइना हमने एक को खिलाई बुखार आया, दूसरे को खिलाई बुखार आया, 10 को खिलाई बुखार आया. फिर हमने कंक्लूजन पे आए कि चाइना खिलाने पे बुखार आता है, जैसे डॉक्टर हैनमैन ने ऑब्जर्व किया. फिर उससे हम उन स्पेसिफिक केसेस से हम एक जनरल प्रिंसिपल बना देते हैं और इसके लिए हम 4 स्टेप से गुजरते हैं. पहला, आपको एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए. फिर साइज इंटरप्रिटेशन होना चाहिए. रीजनेबल एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए. जो आपने इंटरप्रेट किया है उसका एक्सप्लेनेशन भी तो देना है. फिर साइंटिफिक कंक्लूजन बनाना है हमें. जब आपका ये लॉ बन गया, अब आप लॉ को डिडक्ट करने के लिए डिडक्टिव लॉजिक यूज करते हैं. व्हाट इज डिडक्टिव लॉजिक? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ ए जनरल प्रिंसिपल टू अ स्पेसिफिक केस. हम पर्टिकुलराइजिंग करते हैं, जनरल से हम पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं. उस लॉ को हर जगह यूज करते हैं. ठीक है? डॉक्टर हैनमैन यूजिंग इंडक्टिव लॉजिक has made the homeopathic science through various observations and universal truths. He provided us with the formula rule book of homeopathy, the organon of medicine. Now, using deductive logic, we are applying these principles skillfully to cure our patients. हम इसको यूज करके ही तो क्योर कर रहे हैं, हम डिडक्शन कर रहे हैं ना. इंडक्शन तो डॉक्टर हैनमैन ने कर दिया, पूरा रूल बना दिया. अब हम उसको डिडक्शन कर रहे हैं और हर पेशेंट्स पे अप्लाई कर रहे हैं. That's why I called it mathematics of homeopathy, because we are using the rules and regulation found by our master. Dr. Henman had also mentioned it as mathematical science in certainty. In footnote to aphorism 145, the last line says, the healing art will then come near the mathematical science in certainty. Next is mission of physician. हमारा मकसद क्या है? होम्योपैथ बनने का हमारा मकसद क्या है? फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ, टू क्योर एज इट इज टर्म्ड. ठीक है? हमारा मेन मकसद है सिर्फ पेशेंट को ठीक करने का, बेकार की बातें नहीं करने का. ठीक है ना? कुछ नहीं बोलना, बस पेशेंट को ठीक करना है. और जैसा टर्म किया गया है, जैसा बताया गया है कि क्योर ऐसा होना चाहिए, वैसा ही क्योर करना है. डॉक्टर हैनमैन ने इंट्रोडक्शन में, प्रीफेस में सब बताया हुआ है कि कैसे क्योर करना है, हमें वैसे ही क्योर करना है. आइडियल क्योर कैसा होना चाहिए? हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड डेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ or removal and annihilation of the disease in its whole extent in the shortest, most reliable and most harmless way on easily comprehensible principles. ये सब पढ़ते हैं हमने सब में पढ़ा हुआ है अपॉरिज्म. लेकिन क्या हम इसको
यूज करते हैं अपनी प्रैक्टिस में। हम मानते हैं कि जो हम क्योर कर रहे हैं वो आइडियल क्योर है, वो रैपिड है, जेंटल है, परमानेंट है, पेशेंट को बार बार वही बीमारी लौट के आ जाती है, क्या परमानेंट रिस्टोरेशन है? इस पे हमें आगे काफी बात करनी है, नेक्स्ट क्लासेस में हम और इस पे डिटेल में बात करेंगे। अब एक नॉलेज, फिजिशियन को क्या क्या नॉलेजेस होनी चाहिए, ठीक है? डॉक्टर हेनमैन ने बताया कि 7 नॉलेज होनी चाहिए फिजिशियन को। फर्स्ट, डिसीज इंडिकेशन। आपको आवाज आ रही है भाई? हाँ जी सर, आ रही है। आ रही हाँ है ना? जी सर। हाँ ठीक हाँ है, जी, हाँ जी। जब कुछ हो तो बता देना भी, ठीक है? आवाज नहीं आई हाँ तो। जी। जी सर। आप देखो नॉलेज ऑफ फिजिशियन क्या होता है। सबसे पहले डिसीज इंडिकेशन। अब इसमें ये नहीं है कि डिसीज का नाम, बीमारी का नाम नहीं, डिसीज इंडिकेशन, और उस इंडिकेशंस में से भी हमें क्या उठाना है और क्या नहीं उठाना, किसको पहले प्रायोरिटी देनी है, किसको नहीं देनी। वो आगे क्लासेस में हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे कि हमें कौन से मियाज्म के पहले सिम्टम लेने हैं, कौन से मियाज्म के बाद में लेने हैं, ठीक है? किसको हम छोड़ सकते हैं, किस मियाज्म को हम छोड़ सकते हैं, ठीक है? किसको हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंस देनी है। कोई अगर सिम्टम सिफिलिटिक मियाज्म का आ रहा है और हमारे पास साइकोटिक मियाज्म का भी आ रहा है, तो हम पहली प्रेफरेंस देंगे सिफिलिटिक को, ठीक है? पहले सिफिलिटिक सिम्टम को इंपॉर्टेंस देनी होती है। ये आगे जाकर हम सीखेंगे कि क्या क्या है। जैसे हम किसी भी केस को, चाहे एक्यूट केस हो चाहे क्रॉनिक केस हो, उसमें माइंड एंड डिस्पोजिशन सिम्टम जो है ना, वो सबसे पहले लेना। मतलब पेशेंट का स्वभाव, पेशेंट का अभी माइंड कैसा है, वो हमें ध्यान रखना है। स्वभाव के बिना दवाई नहीं देनी है। डिस डॉक्टर हैनेमन ने बहुत सारे एफोरिज्म्स में बार बार मेंशन किया है, symptoms or changes in mind and disposition are very important even in acute diseases, ठीक है? सेकंड हो गया मेडिसिनल पावर। अब हमें हर मेडिसिन के वो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम पता होने चाहिए जो हमें यूज करने हैं। अब हर मेडिसिन में बहुत सारे सिम्टम्स है, बहुत सारे, ठीक है? सब याद नहीं रख सकते। एलेंस की नोट जैसे एलेंस ने हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स दिए हैं, ठीक है? हमें हर मेडिसिन के कुछ ऐसे, उसका एक पर्टिकुलर डिस्पोजिशन पता होना चाहिए कि भाई जैसे लाइकोपोडियम का डिस्पोजिशन कैसा होता है, पल्सेटिला का डिस्पोजिशन कैसा होता है। जब पेशेंट हमारे पास क्लिनिक में आता है तो वो कैसे बिहेव करेगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। हर दवाई का हमें पता होना चाहिए, तभी हम उसको उससे रिलेट कर पाएंगे, ठीक है? पेशेंट की अगर हमें डिस्पोजिशन पहले से पता होगी, जैसे जब पेशेंट आ रहा है हमारे पास डिस्पोजिशन है, उसके बाद बस सिम्टम लेने हैं हमें, दोनों को मैच करना है, डिस्पोजिशन और सिम्टम दोनों मैच करके परफेक्ट मेडिसिन आ जाती है, ज्यादा मुश्किल नहीं होती। तीसरा है होम्योपैथिक सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, और यही है होम्योपैथिक सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, हमें सिमिलैरिटी देखनी है, हमें ऑपोजिट सिम्टम नहीं देखना, ठीक है? जैसे कई लोग एलोपैथिकली यूज करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन को, ठीक है? जैसे एस्केरस एग्रेडा का मदर टिंचर पिलाया जाता है कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के लिए, सिजाइजम जम्बोलेनम का मदर टिंचर पिलाया जाता है शुगर को लो करने के लिए, जबकि वो ऑपोजिट कंडीशन में यूज कर रहे हैं। सिजाइजम जम्बोलेनम का जो इफेक्ट है वो है डायबिटीज करना, वो रीनल ग्लाइकोज यूरिया को प्रोड्यूस करता है अपने प्राइमरी एक्शन में। तो हमें ऐसे ही अगर हम उसको मदर टिंचर में पिलाते रहेंगे तो वो तो और रीनल ग्लाइकोज यूरिया करता रहेगा। ये लोग क्या करते हैं, जो होम्योपैथी जो मदर टिंचर यूज करते हैं, वो बार बार पिलाते रहते हैं, प्राइमरी एक्शन ही प्रोड्यूस करते रहते हैं बॉडी के अंदर, वाइटल फोर्स को सेकेंड रिएक्शन लाने का मौका नहीं देते, ठीक है? फोर्थ है एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, कैसे बनती है हमारी दवाइयाँ, ठीक है? जेन्युइन मेडिसिन लेनी है हमें। आजकल कुछ ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जो बढ़िया मेडिसिन नहीं देती, ठीक है? तो हमें ध्यान रखना है कि मेडिसिन भी सही होनी चाहिए हमारी। पांचवा डोजेज। डोजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तो पूरा एक सेशन होगा, डोजेज बहुत बड़ा टॉपिक है। पर फिलहाल जो डोज, एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे जितना ज्यादा डायनेमिक है बीमारी उतना हाइपोटेंसी जा सकते हैं, जितना मेटीरियलिस्टिक है, जितना फिजिकल बॉडी सिम्टम्स है, ठीक है, जो हमें दिख रहे हैं, जो पैथोलॉजिकल सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो उतना कम जा सकते हैं हम। अगर आपको डायनेमिक बीमारी मिल रही है जैसे माइंड की या कोई फंक्शनल चेंज है, जैसे सोरा में फंक्शनल चेंज होता है तो हम हाई पोटेंसी ले सकते हैं। जैसे साइकोटिक अगर कोई ट्यूमर हमें हटाना है तो हाई पोटेंसी में ले जाकर लो पोटेंसी लेंगे। और दूसरा रूल, जैसे जितनी ज्यादा सिमिलैरिटी आप
मिला रहे हैं डिसीज और मेडिसिन की, उतना हाई पोटेंसी जा सकते हैं। जितना कम सिमिलरिटी है उतना लो पोटेंसी रखिए, हार्म कम होगा। सिक्स्थ है रिपीटिशन। रिपीटिशन का मतलब कि आपको बार बार रिपीट करनी है ये नहीं, आपको कब रिपीट करनी है ये इंपॉर्टेंट है। आपको रिपीट करनी भी है या नहीं करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे डॉक्टर्स करते हैं कि टीडीएस दे देते हैं दिन में 3 बार, ठीक है, और हफ्तों तक महीनों तक वो खाता रहता है पेशेंट, और उसके अंदर प्रूविंग होती है उस मेडिसिन की। बट हमें तो क्योर हम कब करेंगे, जब हम उस मेडिसिन को स्टॉप करेंगे तब क्योर स्टार्ट होगा। मेडिसिन लेते लेते वक्त तक क्योर नहीं होता। जब तक हम दवा ले रहे हैं, होम्योपैथी की बात करो, जब तक हम दवा ले रहे हैं ना तब तक क्योर नहीं होता। क्योर होगा जब स्टॉप करेंगे मेडिसिन, एसएल पे रखेंगे। एसएल समझते हैं ना, कुछ लोग जूनियर्स भी हैं क्या इसमें? हेलो, हाँ जी सर। जूनियर्स भी हैं क्या? हाँ पता नहीं सर। चलो ठीक है। सेकलेक तो समझ में आता होगा ना सबको? हाँ जी सर, Pardon, सबको sir? पता ही है वैसे। एसएल सेकलेक हाँ जी। हो गया, ठीक है। रिपीटिशन, अच्छा हमें कब रिपीट करना है, कब तक रिपीट करना है? सिंपल सा आंसर है इसका, इसको गांठ बांध लो। जैसे इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो या जैसे एग्रेवेशन स्टार्ट हो, बंद कर दो। नेक्स्ट डोज खराब कर देगा केस को। ये सालों का एक्सपीरियंस है, एक डोज भी ना खराब कर देगा, सिंगल डोज, ठीक है। ये भी हो सकता है कि एक डोज में ही क्योर स्टार्ट हो जाए, ये भी हो सकता है आपको 3 या 4 बार देना पड़े, 2 बार देना पड़े, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब एक अफोरिज्म में 251 अफोरिज्म में डॉक्टर एनमन ने लिखा है कि कुछ मेडिसिन होती है उनका अल्टरनेटिंग एक्शन होता है। 251 अफोरिज्म में देखना आप, उसमें लिखा है कि कुछ मेडिसिन का अल्टरनेटिंग एक्शन होता है। तो एक डोज देने के बाद में ना डॉक्टर को लगता है कि यार ये तो ठीक ही नहीं हुआ, और जैसे ही वो सेकंड डोज देता है ना उसी मेडिसिन का, सेम पोटेंसी का, वो ठीक हो जाता है। वो सरप्राइज होगा डॉक्टर के, यार ठीक कैसे हो गया, पहले से क्यों नहीं हुआ, दूसरे से क्यों हुआ। क्यों? क्योंकि कुछ मेडिसिन जैसे बेलाडोना, जितनी भी ड्रग रेमेडीज होती है ना, इनके 2 एक्शन होते हैं। ड्रग रेमेडीज बेलाडोना, हाइसेमेस, ओपियम, ब्राइनिया, जितने भी ड्रग रेमेडीज होती हैं इनके 2 एक्शन होते हैं। एक अल्टरनेटिंग एक्शन 2 होते हैं, एक में चीज को बढ़ाता है, एक में चीज को कम करता है। जैसे ओपियम है, एक एक्शन में ओपियम स्लीपलेसनेस होता है, एक में स्लीपीनेस होता है, ड्राउजीनेस होता है। तो आप कई बार ऐसा होता है कि एक डोज देने पे नहीं ठीक हो रहा पेशेंट, आप दूसरा दो, वो तुरंत रिकवर कर। मेरे साथ कई बार ऐसे मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। फॉर एग्जांपल ब्राइनिया है, एक डोज देने के बाद फीवर है पेशेंट को, ठीक है, और एक डोज दिया, नहीं इंप्रूवमेंट हुआ। हम लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में, या तो मेडिसिन चेंज कर देते हैं, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए। पहले थोड़ा स्टिक रहो उस पे ना। आप एक डोज और देख के देखो, ठीक है। उसके बाद ऑब्स्टिकल टू क्योर। अब ऑब्स्टिकल टू क्योर है परहेज, सिंपल। ये क्या क्या परहेज करने हैं उसको, कोई भी ऐसी चीज जो उसको ठीक होने नहीं दे रही उसको हटाना पड़ेगा। सब जगह मेंशन है ऑर्गेनोन में। अगर जैसे कोई एस्टमा का पेशेंट है, उसको डैम्प में एग्रेवेट होता है कि बार बार दवा देंगे वो ठीक तो होगा, वापिस हो जाएगा, 1 महीने बाद फिर हो जाएगा, कुछ दिन बाद फिर हो जाएगा। तो उसके लिए आपको उसको उस एनवायरनमेंट से दूर करना पड़ेगा क्योर करने के लिए। ये 7 नॉलेजेस एक फिजिशियन को होनी चाहिए, तभी आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि हेल्थ, व्हाट इज हेल्थ। WHO ने क्या एक्सप्लेन किया है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. infirmity मतलब कमजोरी और ये सब, ठीक है। इन द हेल्दी, अब हमारे ऑर्गेनोन में इसको कैसे डिस्क्राइब किया है? In the healthy condition of man, the spiritual vital force, autocracy, the dynamics that animates the material body organism, rules with unbounded sway and retains all the parts of the organism in admirable, harmonious, vital operations as regards both sensation and function, so that our indwelling, reason-gifted mind can freely employ this living, healthy instrument of for the higher purpose of our existence.
जो वाइटल फोर्स है ना, ये ऑटोक्रेटिक क्यों बोला है? ऑटोक्रेटिक का मतलब है एक तंत्र। एक तंत्र का मतलब एक ही बंदे के पास पावर है सारी। जैसे यूएस का प्रेसिडेंट, उसके पास ही पावर है सारी। वाइटल फोर्स के पास ही पावर है सारी। वो ही जो बोलेगी ना, वो हमारी बॉडी में होना है। अगर वो बोलेगी फीवर आना है तो आना है, कोई बदल ही नहीं सकता उसको। ठीक है, ये ही अपनी मर्जी से रूल्स विद अनबाउंडेड स्वे, बिना किसी लिमिट के, बिना किसी बाउंड्री के ये रूल करती है। तानाशाह है ये। ठीक है, और रिटेन्स ऑल पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एडमायरेबल हार्मोनियस वाइटल ऑपरेशन, सेंसेशन एंड फंक्शन। ठीक है, अभी हम देखेंगे वाइटल फोर्स के 3 मेजर फंक्शन क्या है, क्वालिटीज क्या है। अब अगर वाइटल फोर्स हमारे ऑर्गेनिज्म को इस हार्मोनियस वे में रखेगी ना, तभी हमारा जो माइंड है ना, वो अपने हायर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस के लिए काम कर सकता है। अगर हम पहले बीमार रहेंगे तो हम अपना काम तो कर ही नहीं सकते सही से। सोचो, मैं अगर बीमार हूं तो मैं पेशेंट को क्या देखूंगा? मैं खुद ही बीमार हूं। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही सर है। आ रही है। आ रही है ना? स्क्रीन भी आ रही है? हाँ जी। हम्म। हाँ जी, हाँ जी। अब देखो वाइटल हाँ फोर्स हाँ, क्या है। दोनों वाइटल फोर्स क्या है और इसकी क्वालिटीज क्या है। द मटेरियल 10th अफोरिज्म में क्या लिखा है? द मटेरियल ऑर्गेनिज्म विदाउट द वाइटल फोर्स इज कैपेबल ऑफ नो सेंसेशन, नो फंक्शन, नो सेल्फ प्रिजर्वेशन। मतलब 3 फंक्शन है इसके। पहला, एक तो ये सेंसेशन देती है हमें, फंक्शन करती है, और हमारे ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म जो इसमें ऑर्गेनोन में जो वर्ड दिया है ना, ये मटेरियल बॉडी को दिया है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म मतलब ये मटेरियल बॉडी, और इसके अंदर एक स्पिरिट होती है, इसको वाइटल फोर्स बोला है। ठीक है, और वाइटल फोर्स और बॉडी के बीच में एक ट्रांसफॉर्मर होता है जो कन्वे करता है, ठीक है, इसके सिग्नल को इस पे, वो होता है माइंड। It derives all sensations and perform all the functions of life solely by means of the immaterial being the vital force, which animates the material organism in health and in disease. मतलब हेल्थ में भी वही में एनिमेट करती है, और डिसीज में भी वही एनिमेट करती है। एनिमेट मतलब चलाना, सजीव बना के रखना, जिंदा रखना। वो डिसीज में भी वही काम कर रही है। हम ये नहीं कहेंगे बीमारी कहीं और से आई है, बीमार भी वाइटल फोर्स ही करती है, ठीक भी हमें वाइटल फोर्स ही करती है। ठीक है, क्योंकि अ, अ, इसके बिना, अब नीचे फुटनोट में क्या दिया है 10th फॉर्म में, इट इज दैट and now only subject to the power of external physical world. It decays and is again resolved into its chemical constituents. जैसा हमारी हिंदू माइथोलॉजी में बोला जाता है ना कि ये काया है, ये शरीर एक काया है, इसको मिट्टी में मिल जाना है, आत्मा गई तो ये कुछ नहीं है। विदाउट दिस, विदाउट वाइटल फोर्स, इट इज नथिंग। ठीक है, और ये रिजॉल्व हो जाता है अपने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, इससे बना है उसी में इसको रिजॉल्व हो जाना एक दिन, ये कहीं नहीं जाएगा, बॉडी यहीं रह जाती है, वाइटल फोर्स रिलीज हो जाती है। डॉक्टर हेनमन ने वाइटल फोर्स को चेंज किया वाइटल एनर्जी में। इसके पीछे एक बहुत वैलिड रीजन है, वो ये है फोर्स क्या होता है। फोर्स इज एन एक्शन ऑन द बॉडी, ठीक है, या इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। जैसे किसी को हम धक्का देते हैं, खींचते हैं, ठीक है, ये फोर्स है। बल, हिंदी में बोलेंगे बल, किस फोर्स से हम चीज को पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। पावर क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम ड्यूरिंग एन एक्शन ओवर द बॉडी। अब जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है उसको पावर बोलते हैं। एनर्जी इज ऊर्जा, ये 3 अलग अलग वर्ड है। हेनमन ने, डॉक्टर हेनमन ने ऑर्गन में ये तीनों वर्ड यूज किए, फोर्स यूज किया है, पावर यूज किया है, एनर्जी। हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। फोर्स का मतलब है कि एक्शन ऑन ए बॉडी, पावर का मतलब है अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम ड्यूरिंग एन एक्शन, और एनर्जी का मतलब है इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम। जैसे मेरी एक प्रॉपर्टी है, मेरे अंदर एक आत्मा है, एनर्जी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, एंड इज द कैपेसिटी टू वर्क। इसको कंजर्व करते हैं हमेशा, बस एनर्जी इज ए। हेलो, क्या बीच में डिस्टरबेंस आ गया? क्या था ये?
40 मिनट्स का कुछ हाँ आएगा। जी सर, आ रही है। आ रही है आवाज? हाँ सर, वो हाँ, सर, नोट हो गया। हाँ, एनर्जी, आ रही है आवाज। एनर्जी का मतलब है कैपेसिटी टू वर्क, ठीक है। एनर्जी इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब हमारे शरीर के अंदर जितनी आत्मा है ना, वो कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। एक बार आपको मिल गई आत्मा, मिल गई, उसके बाद वो सिर्फ ट्रांसफर हो सकती है। इट इज सेड टू बी कंजर्व्ड ओवर द टाइम। बार बार हम उसको आगे जाते जाते उसको कंजर्व करते रहते हैं, ठीक है। मींस दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, rather it can only be transformed और ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये एनर्जी का कंजर्वेशन का लॉ है, ठीक है। ये हमारी वाइटल फोर्स पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट है कि व्हाई वी फॉल इल। बीमारी है क्या भाई, हम बीमार पड़ते ही क्यों हैं? इसके लिए एफोरिज्म 11 दिया हुआ है डॉक्टर हैनीमैन ने। व्हेन ए पर्सन फॉल्स इल, इट इज ओनली दिस स्पिरिचुअल सेल्फ एक्टिंग ऑटोमेटिक वाइटल फोर्स। अरे यार, ये बार बार पार्टिसिपेंट एडमिट, अब तक भी एडमिट हो रहे हैं। वॉइस आ रही है? जी जी सर। जी सर। When a person falls ill, it is only this spiritual self-acting automatic vital force everywhere present in his organism, in his organism। मतलब organism मतलब बॉडी, ठीक है। बॉडी, ये हमारा शरीर, इसके अंदर हर जगह प्रेजेंट है। हम ये नहीं कहेंगे हम दिमाग में प्रेजेंट है, हार्ट में प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है हर जगह, हर सेल में। एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है ना, ठीक है ना, एक सेल से। that is primarily deranged by the dynamic influence upon it of a morbific agent inimical to life, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो एजेंट वायरस होगा जैसे कोरोना वायरस, इसका मतलब ये नहीं है बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से होगा। एजेंट इनिमिकल टू लाइफ, ये डायनेमिक इनिमिकल टू लाइफ जो है डायनेमिक इन्फ्लुएंस है, ठीक है। ये मेटेरियलिस्टिक नहीं है। इसका एक जगह और मेंशन किया, आगे आएगा। It is only the vital force deranged to such an abnormal state that can furnish the organism with its disagreeable sensations and incline it to the irregular processes which we call disease। हम बीमारी किसको कहते हैं? जो ये vital force हमारे इस organism पे as a symptoms और signs के रूप में दिखा रही है, इसको हम disease कहते हैं। For as a power, for का मतलब है because, इसमें ऑर्गनोन में बहुत जगह for ऐसे लिखा है। Because as a power invisible in itself and only cognizable by its effect on the organism, because ये पावर जो है इनविजिबल है अपने में, और सिर्फ ऑर्गेनिज्म पे इसके इफेक्ट के द्वारा ही देखी जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी हम देख नहीं सकते, सिर्फ कैसे यूज, या तो हम खुद टच करके देखें, जब हम में से निकलेगी ना इलेक्ट्रिसिटी, शॉक लगेगा तब पता चलेगा, या किसी बल्ब में से निकलेगी, ट्यूब में से निकलेगी, फैन में से निकलेगी, ठीक है। उसके इफेक्ट से हम उसको जान सकते हैं। ओनली कॉग्निजेबल बाय इट्स इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म। इट्स मॉर्बिड डिरेंजमेंट ओनली मेक्स इटसेल्फ known by the manifestation of the disease in the sensation and function of those parts of the organism exposed to the senses of the observer and physician। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को हम सिर्फ ट्यूब से ही जान सकते हैं। हम ये बिना किसी ऑब्जेक्ट को लगाए हम ये जान ही नहीं सकते कि बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है। ऐसे ही हमारी जो सेंसेस है फिजिशियन की या रिलेटिव्स की, उनको जो पार्ट्स दिख रहे हैं ना पेशेंट के, उन्हीं से हमें पता चल सकता है उसका मैनिफेस्टेशन। अंदर झांक के हम नहीं देख सकते कि भी क्या हो रहा है। दैट इज बाय द मॉर्बिड सिम्टम्स एंड इन नो अदर वे कैन इट मेक इटसेल्फ नोन। डॉक्टर हैनमैन ने लिखा नो अदर वे कैन इट मेक इटसेल्फ नोन। जैसे हम कहते हैं ना ब्लड शुगर हाई है यार, ये डायबिटीज है, तो हमें दिखते नहीं रहा, हमें दिखना भी तो चाहिए ना ये चीज। डॉक्टर हैनमैन बोला है आपको बीमारी दिखेगी, फिजिशियन को, ऑब्जर्वर को, उसकी सेंसेस को दिखेंगी वो,
उसके बाद अगर आप 5th एडिशन का ये पढ़ेंगे ना प्रीफेस, उसमें 5th पैरा पढ़ना, उसमें पहले से मेंशन किया हुआ है क्या, as regards the latter homeopathy it is quite otherwise. It can easily convince every reflecting person that क्या, the diseases of man are not caused by any substance, any acridity, that is to say any disease matter, but that they are solely spirit-like dynamic derangements of the spirit-like power, the vital force that animates the human body. मतलब जो डिसीज मैटर्स माने जाते हैं ना, भाई इन्फेक्शन हो गया, वायरस से इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो गया, इनसे नहीं होता इन्फेक्शन, इनसे बीमार नहीं होते हम बीमार होते हैं जब हमारी वाइटल फोर्स डायनेमिकली डिरेंज होती है। एग्जांपल दूं, जैसे मैं जनरली एग्जांपल देता हूं कि जैसे आप गोलगप्पे खा रहे हैं, ठीक है, और उस बंदे के हाथ पर कोई बीमारी हो, एक्जिमा हो या कुछ हो, और आपने उसको देख लिया और फिर गोलगप्पा खा लिया, तो जरूर आपको फूड पॉइजनिंग होगी। क्यों? क्योंकि आपने उसको उस इमेजिनेशन को ले लिया कि यार घिन आ गई आपको उससे, तो आपकी जो ऑर्गेनिज्म है, जो बॉडी है, वो वाइटल फोर्स के कहने पे ना उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसको या तो उल्टी लेके आएगी या डायरिया लेके आएगी, वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। और कई बार ऐसा होता है खाना, हम खराब खाना भी खा लेते हैं, सड़ रहा हो, और फिर भी कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने वो इमेजिनेशन ली। आगे हम पढ़ेंगे कि इमेजिनेशन से ही बीमारी होती है, ठीक है। होम्योपैथी, अच्छा नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है, होम्योपैथी नोज दैट द क्योर कैन ओनली टेक प्लेस by the reaction of the vital force against the rightly chosen remedy that has been ingested, and that the cure will be certain and rapid in proportion to the strength with which the vital force still prevails in the patient. अब जितनी फोर्स से आपकी बॉडी के अंदर वाइटल फोर्स प्रेजेंट है ना, उसी ताकत से आप ठीक होगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी वाइटल फोर्स बहुत स्लगिश हो गई है, बहुत टर्मिनल स्टेज है, या टर्मिनल स्टेज तो नहीं, टर्मिनल तो सिफिलिटिक हो गया, जैसे आप कोई एक लॉन्ग कंटिन्यूड बीमारी है, फॉर एग्जांपल 2 फीवर के एग्जांपल लेते हैं हम, एक जैसे डेंगू होता है और एक टाइफाइड होता है, ठीक है। डेंगू जो होता है सिफिलिटिक होता है, ठीक है, सोरोसिफिलिटिक, और जो टाइफाइड है वो मोर और लेस साइकोटिक में जाता है, सोरोसाइकोटिक। ये काफी दिन तक चलता है जो टाइफाइड है, धीरे धीरे लो राइज ऑफ टेम्परेचर, पूरे दिन में 99 हो गया, 100 हो गया, बस इतना। और डेंगू में क्या होता है, एकदम से 103 104 होता है, ठीक है, प्लेटलेट डिस्ट्रॉय होने लगती है, डिस्ट्रक्शन होने लगता है प्लेटलेट्स का। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डेंगू में आपकी वाइटल फोर्स बहुत तेज रिएक्ट कर रही है, हम बीमार कब पड़ते हैं, वाइटल फोर्स के रिएक्शन से। वाइटल फोर्स जब किसी भी डायनेमिक इन्फ्लुएंस से रिएक्ट करती है तब हम बीमार पड़ते हैं। अब डेंगू का मतलब है कि आपकी वाइटल फोर्स ने सिपिलिटिकली रिएक्ट किया, बहुत तेज रिएक्ट किया, तो ठीक भी बहुत तेज होगी, बुखार भी 1 दिन में जाएगा, 2 दिन में जाएगा, ठीक है। टाइफाइड में स्लोली रिएक्ट कर रही है आपकी वाइटल फोर्स, तो धीरे धीरे ठीक होगा। ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने से आपको टाइफाइड चल रहा है और सडनली 1 दिन में ठीक हो जाए, हो भी सकता है अगर उस टाइम पर वाइटल फोर्स उसकी बॉडी में काफी स्ट्रेंथ में हो तो। ये इसका मतलब ये है इस पैरे का। हेलो हेलो, आ रही आवाज? हेलो, हाँ जी आ रही है सर, हाँ जी सर। हाँ ठीक है, बताते रहो भाई, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। जी सर। हाँ अच्छा, 16 एफोरिज्म जो है, 16 एफोरिज्म में काफी अच्छे से लिखा है डॉक्टर हेनमन ने कि हम क्यों बीमार पड़ते हैं, कैसे बीमार पड़ते हैं, ठीक है। आवर वाइटल फोर्स एज अ स्पिरिट लाइक डायनेमिक्स कैनॉट बी अटैक्ड and affected by injurious influences on the healthy organism caused by the external inimical forces that disturb the harmonious play of life. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, otherwise than in a spirit like way. बोलते ना आंख नजर लग गई, नजर कैसे लगती है? अच्छा ये पूरा पढ़ लेते हैं, नीचे का फुटनोट पढ़ लेते हैं, अब मैं समझाऊंगा बीमार कैसे होते हैं हम, ठीक है। कहाँ थे, spirit like way. And in like manner all such morbid derangements, diseases cannot be removed from it by the physician in any other way than by the spirit-like dynamic virtual alternative powers of the serviceable medicines.
acting upon our spirit like vital force, which perceives them through the medium of the sentient faculty of the nerves everywhere present in the organism, so that it is only by the dynamic action on the vital force that remedies are able to establish and do actually re-establish health and vital harmony after the changes in the health of the patient cognizable by our senses. The totality of the symptoms have revealed the disease to the carefully observing and investigating physician as fully as was requisite in order to enable him to cure it. और इसका footnote है, most severe diseases may be produced by sufficient disturbance of the vital force through the imagination and also cured by the same means. अब हम समझते हैं क्या है डॉक्टर एनमैन का मतलब कहने का ये है कि हम मेटीरियलिस्टिक वे में नहीं बीमार पड़ सकते, ठीक है। हम बीमार होते हैं सिर्फ डायनेमिक इन्फ्लुएंस से। अब डायनेमिक इन्फ्लुएंस ये भी हो सकता है, मान लीजिए आप स्कूल में आपको क्लास में सबके सामने खड़ा कर दिया और डांट दिया। अब इग्निशिया जैसी पेशेंट हुई तो वो बहुत सीरियसली ले लेगी उस चीज को। आप ये इमेजिन थ्रू द इमेजिनेशन, ठीक है। Most severe diseases may be produced by sufficient disturbance of the vital force through the imagination. अब इग्निशिया जैसी अगर पेशेंट हुई, मतलब बच्ची हुई जो बहुत स्टूडियस हो पढ़ने में और हमेशा आगे जाने में विश्वास रखती हो, मान लो उसको क्लास में डांट दिया या वो फर्स्ट नहीं आई, सेकंड आई या थर्ड आई, तो वो इमेजिनेशन ले लेगी इस चीज की कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है, तो वो बीमार पड़ेगी। ये इमेजिनेशन लेना बहुत जरूरी है पेशेंट को बीमार पड़ने के लिए। अच्छा, ये नहीं है कि ये इमेजिनेशन हम फिजिकली लेंगे, सामने ले सकते हैं, नहीं, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी ले सकता है इमेजिनेशन। हमारे सामने कोई चीज नहीं हुई है फिर भी हम इमेजिनेशन ले सकते हैं। अब नजर तभी लगती है जब हम अलाउ करते हैं सामने वाले को नजर लगाना। अगर हम परवाही नहीं करते ना तो नजर नहीं लगती, ठीक है। अब आपने देखा होगा जब हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं वहां का पानी पी के डायरिया हो जाता है, ठीक है, और स्ट्रीट फूड होते हैं वहां कुछ भी खा लो कुछ नहीं होता, क्योंकि हम इमेजिनेशन लेते हैं यहाँ का पानी अच्छा होगा, यहाँ का पानी सही होगा। पानी में थोड़ा सा भी कुछ चेंज आए ना बस वो बना देगा बीमारी। आपके माइंड में आना चाहिए इमेजिनेशन, ठीक है। फॉर्म 63 में प्राइमरी एक्शन और सेकेंडरी एक्शन के बारे में बताया हुआ है। एक्शन ऑफ मेडिसिन बताई हुई। एवरी एजेंट दैट एक्ट्स अपॉन द वाइटैलिटी, एवरी मेडिसिन deranges more or less the vital force and causes a certain alteration in the health of the individual for a longer or a shorter period. This is termed primary action, ठीक है। कोई भी कुछ भी एनीथिंग, हम नमक खाएं या लैक्टिस का जहर खाएं, कुछ भी खाएं, हमारी बॉडी पे कोई ना कोई इफेक्ट होता है। इवन पैरासीटामोल खाते हैं ना, पैरासीटामोल क्या करती है, हमारे फीवर को डाउन करती है, पर जब हमारा सेकेंड रिएक्शन आता है ना तो और ज्यादा फीवर हो जाता है। अभी 101 था, जैसे ही उसका असर गया अब 102 हो गया। ये हम बहुत देखते हैं, आपने भी देखा होगा, ठीक है। ऑल्दो आप अमित म्यूट करो, ठीक है। Although a product of the medicinal and vital powers conjointly, it is principally due to the former power. To its action, our vital force endeavors to oppose its own energy. This resistance action is a property, is indeed an automatic action of our life, preserving power, which goes by the name of the secondary action or counteraction. अच्छा, I think एक की मिस हो गई है। वाइटल फोर्स के फंक्शंस हो गए, ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वाइटल फोर्स के 3 फंक्शन होते हैं, सेंसेशन, फंक्शन, सेल्फ प्रिजर्वेशन। सेंसेशन का मतलब है जितनी भी हमारी सेंसेस है ना, 5 सेंसेस है, आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, इस बाहरी वर्ल्ड जो आउटर वर्ल्ड है हमारा उससे कनेक्ट करती है इसके थ्रू, सेंसेस के थ्रू, सारे सेंसेस लेती है। वाइटल फोर्स
कैसे जानती है आउटर वर्ल्ड को? इन सेंसेस के थ्रू, ठीक है। और इन सेंसेस के थ्रू ही हम मेडिसिन भी दे सकते हैं, इन सेंसेस के थ्रू ही बीमारी भी लेती है ये, और किसी चीज से बीमारी नहीं लेती, इन सेंसेस से बीमारी लेती है, ठीक है। नो फंक्शन, अच्छा दूसरा है फंक्शन। अब जो हमने सेंसेशन लिया, कुछ भी इनपुट लिया, अब उसका आउटपुट आएगा, उसको फंक्शन बोलते हैं। तो ये वाइटल फोर्स कर रही है। पहला हमने एक इनपुट लिया, फिर एक आउटपुट किया। तीसरा है सेल्फ प्रिजर्वेशन। आपने कई बार देखा होगा कि वाइटल फोर्स निकलते ही मान लो कोई डेड हो गया और फिर डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, माइक्रोब्स आने लग जाते हैं। ये जो नीचे फॉरिज्म के फुटनोट लिखा है ना, रिजॉल्व इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो स्टार्ट हो जाता है। हमारे जिंदा में क्यों नहीं होता? जब हम जिंदा हैं, अभी बैठे हैं, तो हमारे ये हाथ पैर सड़ क्यों नहीं रहे? जब हमारे अंदर से वाइटल फोर्स निकल जाती है, तभी क्यों ये सारे हावी हो जाते हैं माइक्रोब्स? अभी क्यों नहीं हो रहे हावी? क्योंकि ये जो वाइटल फोर्स है ना, ये इनको हावी नहीं होने दे रही, इनको हमें खाने नहीं दे रही, ठीक है, इनको गलाने नहीं दे रही। जब वाइटल फोर्स निकल जाती है ना, किसी भी, कभी देखोगे चूहा मर जाता है तो सड़े हुए की बदबू आती है, तब चूहा जिंदा होता है ना, ऐसी बदबू नहीं आती। मरने के बाद क्यों आती है? क्योंकि जब तक उसके अंदर वाइटल फोर्स थी, वो माइक्रोब्स उस पर असर नहीं करे। जैसी वो वाइटल फोर्स निकली, वो सड़ना स्टार्ट हो गया। तो ये 3 फंक्शन हमारे वाइटल फोर्स के मेन फंक्शन है। ये आगे अप्लाई होगा, इसलिए मैंने वापस ये यहां पर होगा। इस पार्ट में क्या लिखा है ये देखो। पहले प्राइमरी एक्शन समझ गए हम कि किसी भी एजेंट को हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में प्राइमरी एक्शन होता है, किसी भी चीज को खाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये प्राइमरी एक्शन हम कहेंगे कि भी ये हमने भाई चाइना खाई तो हमें बुखार हो गया, चाइना की वजह से बुखार हो गया। तो एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि क्या अगर मैं 100 लोगों को चाइना दूंगा, 100 के 100 बुखार प्रोड्यूस करेंगे? है ना, ये क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में। नहीं, 100 के 100 नहीं बुखार प्रोड्यूस करेंगे। क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी एक्शन होता है ना, एक कंजॉइंट एक्शन होता है वाइटल फोर्स और मेडिसिन का। वाइटल फोर्स का एक्शन इसमें लिखा तो वाइटल फोर्स एक्शन है, वाइटल पावर का, बट ये एक्चुअली आपके जीन्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोरोना है, सबको नहीं हो रहा, कुछ लोग बिना मास्क के भी घूमते तब भी नहीं होता उनको, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका जेनेटिक्स उसके लिए रिएक्ट नहीं कर रहा, उस फोर्स के लिए रिएक्ट नहीं कर रहा। ऐसे ही मेडिसिन, जब हम एक मेडिसिन बहुत सारे लोगों को खिलाते हैं ना, तो इसका मतलब नहीं है सारे सब सिम्टम प्रोड्यूस करेंगे। प्रूविंग में ऐसा कभी नहीं होता कि हमने भाई लाइकोपिडियम खिलाई तो जितने लाइकोपिडियम के सिम्टम लिखे हुए हैं वो सारे के सारे सब प्रूवर्स ने प्रूव किए हो। नहीं, कोई प्रूवर कोई सिम्टम निकालता है, कोई प्रूवर कोई सिम्टम निकालता है, सबको कंबाइन करके ड्रग प्रूविंग में लिख दिया जाता है कि भाई ड्रग पिक्चर होगी, ठीक है। तो ये डिपेंड किस पे करता है? कि वाइटल फोर्स पे और ड्रग पे। आपने कौन सी ड्रग ली है, ठीक है, कौन सा एजेंट लिया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी को मान लो 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों में से डांट मारी गई किसी को, पांचों को, तो पांचों अलग अलग रिएक्ट करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ये डांट मारना डायनेमिक इन्फ्लुएंस हो गया, ए एजेंट हो गया, डायनेमिक एजेंट हो गया। इसके लिए प्राइमरी एक्शन आएगा। एक बच्चा है जो हो सकता है कि बुखार में आ जाए, एक बच्चा रोने लगे, एक बच्चा हो सकता है कि उल्टा जवाब दे दे, गाली दे दे, एक बच्चा हो सकता है मार दे डांट पे। कुछ बच्चे होते हैं ना जो मारते हैं, जैसे कैमोमिला, उनको डांट दो तो और थप्पड़ मारते उल्टा, ठीक है। कुछ बच्चे धमकी देते हैं, जैसे टेरेंटुला होता है। टेरेंटुला क्या होता है? हमेशा ना धमकी देता है, मम्मी ये कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मैं तोड़ दूं इसको, रिमोट फेंक दूं, बोलो तोड़ दूं, बोलो ये कर दूं, ठीक है। और वही ट्यूबरकुलाइनम जो होता है ना, वो जाके कर देता है, वो धमकी नहीं देता। वो क्या करता है? आपने उसकी बात नहीं मानी, आपने कुछ उसको कह दिया या कुछ, आपका सबसे कीमती चीज जाके तोड़ देगा। बाद में आप ढूंढते रहोगे किसने तोड़ी है, बाद में बदल जाए इसने तोड़ी थी। तो ये अलग अलग पर्सनैलिटीज होती है, अलग अलग बिहेवियर होता है पेशेंट्स का, मेडिसिन का। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, काफी डिटेल में हम दवाइयां पढ़ेंगे। अभी तो बेसिक एक एक आइडिया दे रहा हूँ कि हम लोग कैसे पढ़ते हैं, हम लोग कैसे
अप्लाई करते हैं, ठीक है, और हमें कैसे पढ़ना चाहिए। इसके बाद अब ये बोल रहा है दिस टू इट्स एक्शन, अच्छा, इट इज प्रिंसिपली ड्यू टू द फॉर्मर पावर, ये क्या बोला, ऑल्दो अ प्रोडक्ट ऑफ द मेडिसिनल एंड वाइटल पावर्स कंजॉइंटली, बट इट इज प्रिंसिपली ड्यू टू द फॉर्मर पावर। ये डिपेंड तो इस एजेंट पे ही करेगा प्राइमरी एक्शन, आपने क्या खाया, लेकिन है कंजॉइंट एक्शन। वाइटल पावर पैसिवली अलाउ करती है, तभी इफेक्ट आ सकता है प्राइमरी, नहीं तो नहीं आ सकता। To its action, our vital force endeavors to oppose its energy, its own energy. अब हमारी जो वाइटल फोर्स है उसको अपोज करती है उस प्राइमरी एक्शन को, इस रेजिस्टेंस एक्शन को, इस प्रॉपर्टी को सेकेंडरी एक्शन कहता है, ठीक है। अब ये सेकेंडरी एक्शन ना, ये ऑटोमेटिक होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होएगा, ऐसा नहीं है कि हमने हमारे ऊपर प्राइमरी एक्शन हुआ और सेकेंडरी एक्शन भूल गई वाइटल फोर्स, ये चैनलाइज्ड है, आपके प्राइमरी एक्शन के बाद सेकेंडरी एक्शन होना ही होना है, कंपल्सरी है, ठीक है। 64 एफोरिज्म में सेकेंडरी एक्शन के दो टाइप बताए हैं। प्राइमरी एक्शन में हमेशा पैसिव होती है, रिसेप्टिव मैनर में होती है वाइटल फोर्स, आन दो, आ जाओ, कर लो जो करना है प्राइमरी एक्शन में, ठीक है। जो भी आप आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट या मेडिसिन या कुछ भी, ठीक है, आपके ऊपर इफेक्ट करता है ना, तो वो पैसिवली रिएक्ट करती है वाइटल फोर्स। पर जब ये खत्म हो जाता है उसके बाद सेकेंडरी रिएक्शन होता है। अच्छा, कैसे? दो टाइप से। एक, अगर नेचर में बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशन प्रेजेंट है, जैसे डायरिया है और कॉन्स्टिपेशन है, ये ऑपोजिट कंडीशन है, तो आपने डायरिया करने वाली मेडिसिन खिला दी, ठीक है, तो सेकेंडरी काउंटर एक्शन में कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस कर देगा। और अगर नेचर में ऑपोजिट कंडीशन प्रेजेंट नहीं है, एग्जैक्ट ऑपोजिट कंडीशन प्रेजेंट नहीं है, तो वो उस सिम्टम से इंडिफरेंट हो जाएगा, वाइटल फोर्स इंडिफरेंट हो जाती है और सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन लेके आती है। इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी एक्शन, क्यूरेटिव एक्शन, ठीक है। इसके बाद अब कॉजेज ऑफ डिसीजेस क्या होते हैं। अब हम कहते हैं कि भी एलिमेंट फ्रॉम एक्साइटिंग कॉज, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं। डॉक्टर हेनेमन ने बोला यूजफुल टू फिजिशियन इन असिस्टिंग हिम टू क्योर आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज ऑफ द डिसीज, acute disease, especially acute disease, as also the most significant point in the whole history of chronic disease to enable him to discover its fundamental cause, which is generally due to chronic miasm. In these investigations, the ascertainable physical constitution of the patient, especially when the disease is chronic, his moral and intellectual character, his occupation, mode of living and habits, his social and domestic relation, his age, sexual function, etc., are to be taken into consideration. फिफ्थ अफॉर्जन में हमें बताया है डॉक्टर एनमन ने कि एक्यूट डिसीज आए ना हमारे पास, तो एक्साइटिंग कॉज को फाइंड करो, मोस्ट प्रोबेबल, वर्ड है मोस्ट प्रोबेबल, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट मिलना ही चाहिए, आपको बस ये मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज फाइंड करना है, अनुमान लगाना है हमें कि हाँ इससे हुआ है, भाई ठंडी हवा में जाने से हो गया, ठीक है, या बारिश में भीगने से हो गया, या ओपन वैगन में जाने से हो गया, खुली खिड़की में जाने से हो गया, ठीक है, या ठंडा पानी एकदम पिया, पसीने से आए और ठंडा पानी पी लिया, बाहर से एक्सरसाइज करके एकदम ठंडा पानी पी लिया, तब हो गया। हमें सिर्फ एक अनुमान लगाना है, कोई फैक्ट नहीं देना, कोई हमें एक प्रूफ नहीं देना कि इसी की वजह से हुआ है। एक्साइटिंग कॉज एक्यूट डिसीज, पर क्रॉनिक डिसीजेज में हमें एक्साइटिंग कॉज नहीं लेना, क्यों? क्योंकि वो एक्साइट करके चला जाता है, वो बना नहीं रहता। इसका जो एक्सप्लेनेशन है डॉक्टर हैनिमैन ने, फिफ्थ अफोरिज्म के अपेंडिक्स में जाओगे ना, पीछे अपेंडिक्स दिया हुआ है, उसमें एक छोटी सी पैरा है, उसमें बताया हुआ है कि बुलेट गन से हम चलाते हैं, ठीक है, तो अब बुलेट आगे जाके क्या करेगी क्या नहीं करेगी, उसको रोकना है, उसकी स्पीड क्या है क्या नहीं, हम गन से कुछ नहीं कर सकते उसको, वो निकल गई, अब चली गई, वो गन को मैनिपुलेट करके हम बुलेट को नहीं रोक सकते। तो इसका एग्जांपल क्यों दिया डॉक्टर हेनेमैन ने कि आपकी जो एक्साइटेशन है ना क्रॉनिक डिसीज में, वो हो गई, अब वो चला गया। मान लीजिए किसी की फैक्ट्री में आग लग गई, ठीक है, और उसके बाद उसको फाइनेंशियल लॉस हो गया, उसकी वजह से उसको कैंसर हो गया, अब वो तो होके चला गया ना, अब वो नहीं लेना है, एलिमेंट फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस नहीं लेना है,
अब लेना है, अब क्या बीमारी है आपके पास, अब उसका डिस्पोजिशन क्या है, अब उसके सिफिलिटिक सिम्टम क्या है, वो लेने हैं। अब हमें वो एलिमेंट फ्रॉम नहीं लेना। लेकिन अभी अगर हमें डेंगू हुआ मान लीजिए, या कोरोना हुआ, जो भी हुआ, आपका एक्साइटिंग कॉज आपको ढूंढना है प्रोबेबल। आप पूछोगे पेशेंट से कि 2-4 दिन पहले क्या हुआ, कोई ऐसा स्ट्रेस वाली सिचुएशन आई थी, तो अपने आप ही पेशेंट बताएगा हाँ मैंने ये किया था, ऐसा किया था। ठीक है, जैसे